Dear student of standard ninth, welcome back once again, and today we will discuss our chapter number 17, its question answer. Okay, chapter we have already completed, but now it's time to discuss the question answer. So without any delay, let's begin. As you can see on your screen, there is a first question given to you. Answer the following question in brief. And number one, why is the diversity ऑफ वेजिटेशन सीन इन इंडिया? ओके, सो यहाँ पर आपको इंडिया की अलग अलग जो वेजिटेशन है उनमें जो डाइवर्सिटी आपको जो देखने को मिलती है आपको वो डिस्कस करनी है. ओके, सो लेट्स बिगिन. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. ओके, सो हमारा जो वेजिटेशन है वो इन रीजन्स की वजह से बिल्कुल अलग है, डाइवर्सिफाइड है. वेल, वो कौन से रीजन्स हैं? वेल, number one, physiography. Number two, soil. Then temperature. Number three, four, insolation. Number five, amount of rainfall. And point number six, humidity. ओके, अगर कहीं का भी वेजिटेशन को अगर चेंज करना है तो वहाँ की फिजियोग्राफी अलग होती है, सॉइल अलग होती है, टेम्परेचर अलग होता है. इसकी वजह से वेजिटेशंस में आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो ये बेसिक रीजन्स हैं. और अब हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट वाइज. ओके, सो okay, point number one. The physiography of India consists of plateaus, mountains, plains, coastal plain, and desert. Due to this diversified physiography of India, a large variety is seen in the natural vegetation. So physiography में क्या क्या आता है? माउंटेन्स आते हैं, प्लेटोस, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन आते हैं. इसकी वजह से हमको वेजिटेशन में बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं. नंबर टू, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. Such as alluvial, red soil, black soil, mountain soil, and sandy soil. The diverse natural vegetation follows the diversity in the soil. अब इतनी अलग अलग टाइप की सॉइल्स होगी तो इसमें वेजिटेशन जो होगा वो भी नॉर्मल सी बात है, अलग अलग टाइप का ही होगा. ओके, नंबर थ्री, द डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द पेनिनसुला इंडिया एंड द स्नो क्लैड ऑफ द कोल्ड हिमालयन रीजन. सो ये आपको टेम्परेचर में भी फ़र्क देखने को मिलेगा. अगर कहीं पे डेजर्ट है तो वहाँ का वेजिटेशन अलग होगा. अगर कहीं पे बर्फ़ गिर रही है, कोल्ड टाइप का क्लाइमेट है, तो वहाँ का भी वेजिटेशन ऑफकोर्स अलग ही होगा. पॉइंट नंबर फोर, इंसोलेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वेजिटेशन. द वेजिटेशन ग्रोथ इज फास्टर इन द रीजन वेयर द इंसोलेशन इज मोर एंड इट इज़ स्लोअर इन द रीजन ऑफ लेस इंसोलेशन. अब आपको ये समझना होगा इंसोलेशन क्या होता है. वेल, टॉकिंग अबाउट इंसोलेशन इज़ ए थिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा बरसात भी होती है. तो जितना ज़्यादा इंसोलेशन होगा उतना ज़्यादा आपका मतलब ग्रोथ ज़्यादा होगा, और जितना इंसोलेशन कम होगा उतना आपका वेजिटेशन का ग्रोथ स्लो डाउन होगा. पॉइंट नंबर फाइव, इट डज नॉट रेन यूनिफॉर्मली इन इंडिया एवरीवेयर. देर आर रीजन्स गेटिंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड ऑल्सो द रीजन गेटिंग 10 to 12 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली. Thus the vegetation is diverse due to the unequal distribution of rainfall. यहाँ पे रेन पे फोकस किया गया है. इंडिया में कुछ जगह ऐसी जहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर की बरसात होती है, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ की कुछ वेजिटेशन भी होता भी होगा या नहीं होता होगा. होता भी होगा तो वो ऐसा वेजिटेशन होगा जहाँ पे यूजुअली पानी की ज़रूरत कम पड़ती हो. और ऑन द अदर साइड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होती है तो आपकी क्रॉप्स नॉर्मल बात है कि अलग ही होगी. इसलिए इंडिया में सब जगह रेनफॉल सेम नहीं है. तो हमको ये सब ओवरऑल वेजिटेशन में हमको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं. आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. सो एनवायरमेंट में फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है. सो 13 मोर और द लेस आर द पॉइंट्स. The environmental importance of the forest are as follows. Number one, forest are useful to bring rainfall. तो रेनफॉल लाने में कौन हेल्प करता है? फॉरेस्ट करता है. नंबर टू, दे कंट्रोल द एटमोसफियर फ्रॉम बिकमिंग एडवर्स. एडवर्स एटमोसफियर नहीं बनने देता है. एडवर्स एटमोसफियर का मतलब क्या होता है कि यूजुअली आप जब मान लो एक ब्लैंकेट ओढ़ के आप सो जाओ और आप आधे घंटे तक उससे निकलो ही मत, तो आपको मतलब दम घुटने लग जाएगा आपका. तो उस टाइप का एटमोसफियर हमारा जो फॉरेस्ट है होने नहीं देता है. ओके, दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन गैस. तो ये बहुत सारा ऑक्सीजन गैस ही हमको प्रोवाइड करता है ऑफकोर्स.
फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, तो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। पॉइंट नंबर 5, दे ऑब्जर्व द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये उसको कार्बन को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल के इरोजन को रोकता है। फॉरेस्ट मेंटेन ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है, ऊपर से बढ़ता भी है। एंड फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट द एडवांसिंग ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट को फैलने से कौन रोकता है? फॉरेस्ट ही रोकता है। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होगी वहाँ पे एयर पोल्यूशन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, तो हमने रीड कर लिया है, अगेन पता नहीं क्यों रीड कर रहा हूँ। फॉरेस्ट एनहांस द नेचुरल ब्यूटी, है ना, नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर, वो भी सही है। फॉरेस्ट आर आइडल प्लेसेस फॉर एडवेंचर एंड टूरिज्म एक्टिविटी। ओके, फॉरेस्ट एक सही जगह है जहाँ हम लोग घूमने जा सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। रिसेंटली मैं भी पोलो फॉरेस्ट गया था, सो आई हैव सम एक्सपीरियंस विद मी। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व विद द रेफरेंस टू नेशनल पार्क सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी। कुछ फॉरेस्ट को गवर्नमेंट नेचुरल पार्क सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर कर देती है, जहाँ पे एनिमल्स अपनी लाइफ सुकून से जी सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट क्यों इतने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? देखो, पता सबको है कि फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, पर तो भी कुछ लोग लालच की वजह से काट रहे हैं, और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, एंड इन दिस सेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन रीजन्स फॉर द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन? आंसर, द मेन कॉज ऑफ द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, देखो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन जो मेन रीजन्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो पॉपुलेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा जंगल कट रहे हैं। द पॉलिसी टू इस्टेब्लिश द इंडस्ट्रियल अवे फ्रॉम द सिटीज़, अब एक नया रूल है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो शहर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहर के लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करेंगे, गांव की तरफ शिफ्ट करेंगे। एंड जब गांव की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यूजुअली पॉल्यूशन का उन लोगों को जंगल काटने ही पड़ेंगे एंड ऑल डेट। नंबर 3, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो शहरों में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वी ऑल्सो नो इट, कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं एंड ऑल डेट। नंबर 4, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जब भी डैम बनते हैं या फिर कैनाल बनती है तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, सो ये भी एक रीजन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रोड्स एंड एयरपोर्ट, जब भी ये चीज़ें बनती हैं, रेलवे की लाइन बनानी हो या रोड्स बनानी हो या एयरपोर्ट, तो बहुत सारे पेड़ों को काटा ही जाता है ऑफकोर्स, तो ये भी एक कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट का। एक्टिविटी टू गेट द वुड फॉर बिल्डिंग एंड फ्यूल, सो बहुत सारे लोग लकड़ियाँ काटते हैं और वो आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे जंगलों का होता है। जूम मेथड इज़ कल्टीवेशन, जूम मेथड यानी शिफ्टिंग फार्मिंग, है ना, बंजारे लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं और वो फॉरेस्ट को काटते रहते हैं अपने पर्पस, अपने यूज़ के लिए। पॉवर्टी ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, तो फॉरेस्ट जो बचाते हैं उनमें भी गरीबी का एक और कारण है। इंक्रीज द थेफ्ट ऑफ द टिम्बर वुड, है ना, लकड़ियों की चोरी करना उनको, ये भी कारण है। इनडिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड द प्रोक्योरिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट उगते हैं जो मतलब लोग चाहते हैं कि वो उनके पास हों, और उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट को काटा जाता है। बिसाइड फॉरेस्ट, फायर इज ऑल्सो रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, इसके अलावा कई बार जंगलों में जो आग लगती है वो भी फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, है ना, अगर जंगल कटते जाएंगे तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा। ओके, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब वो जंगल कट गए हैं, बहुत ज़्यादा कट गए हैं, तब हमको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम लोग इन फ्यूचर सारे जंगलों को काट देंगे तो हमको किन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वेल, ड्यू टू द अनस्ट्रेन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नंबर 1, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ठीक है, अगर आपके पास ट्रीज नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर साफ़ नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रेन, बराबर, बरसात कम आएगी आपकी। अकरेंस ऑफ द ड्रॉट, सूखे पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीजिंग इन द ग्लोबल टेम्परेचर, हमको ज़्यादा गर्मी लगेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रॉब्लम स्टार्ट अराइजिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट,
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, गैसेज ऐसी आएंगी जो एटमॉस्फेयर को अनहेल्दी बनाएगी। नंबर 6, एडवांस ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, जंगल रेगिस्तान ज़्यादा फैलेंगे। वाइल्ड एनिमल लूज देयर शेल्टर, वाइल्ड एनिमल फ्रिक्वेंटली शहरों में आ जाया करेंगे और उनके घर तो हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए। सोइल इज इरोडेड, सोइल इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन कम बचेगी। रिवर्स आर फ्लडेड, और रिवर्स होगी एकदम से, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगा, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम भी हमको ही होगी। नेचुरल ब्यूटी इज लॉस्ट आर द एडवर्स रिजल्ट विच वी हैव सफर्ड। देखो फ्रेंड्स, मैंने लॉस्ट किया कि डॉटेडाइज किया है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ 10 ही लिए हैं क्योंकि आंसर ये सिर्फ 3 मार्क्स का है, तो ज़्यादा पॉइंट्स लेना भी सही बात नहीं है, वरना आराम से 20 से लेकर 40 तक पॉइंट्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्शन का कोई एक कारण नहीं है। ओके, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो सी लेवल बढ़ता है ना, शहर के लोगों को शिफ्टिंग करना पड़ता है, तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, बट फॉर योर कन्वीनियंट आई हैड पुट ओनली 10 पॉइंट्स ओनली। नाउ नंबर 5, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? वेल, एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खास बात ये होती है कि ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं, इसीलिए तो इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड एज यू कैन सी, मैंने अपने स्लाइड के पीछे बैकग्राउंड भी ग्रीन ही रखा है। नाउ फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं स्लाइड भर के आंसर। ओके, मुझे ये आंसर फिट नहीं हो रहा था, तो उसके थोड़े फॉन्ट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बट एनी हाउ ये आंसर आई एम नॉट गोइंग टू रीड। ओके, चलो पढ़ ही लेते हैं। नाउ एज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, स्टेट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, एंड उन फॉरेस्टों की हमको एक तरह से आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जाना है। सो state the types of forest in India. On the basis of the altitude, soil, rainfall, differential temperature, there are 5 types of forest in India: tropical rainforest, tropical deciduous forest, tropical desert vegetation, temperate forest and grassland region, and tidal forest. So number 1, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब मैं यहाँ पे सीधा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये यूजुअली गर्म जगह होती हैं, एंड यहाँ पे यूजुअली जो बरसात है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। इनके जो पेड़ के जो ट्रंक होते हैं बहुत बड़े होते हैं, एंड ट्रीज भी लगभग 60 मीटर टॉल होते हैं। इनका वुड हैवी भी होता है और हार्ड भी होता है। एंड यहाँ पर इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, ये सब ट्रीज यूजुअली ग्रो होते हैं। सेकेंड टाइप का जो फॉरेस्ट है दैट इज कॉल्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल। इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, इंडिया में ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया है 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एंड यहाँ पे ऑटम सीजन में ट्रीज अपने लीव्स को शेड यानी छोड़ दिया करते हैं। विल ट्रीज कौन से ग्रो होते हैं? टेक, साल, सीसम, सैंडलवुड, खेर एंड बैम्बू। तीसरा जो फॉरेस्ट आता है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। अगेन यहाँ पर भी रेनफॉल क्राइटेरिया है, 70 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। वेल ट्रीज जो ग्रो होते हैं डेट, अकेसिया, जुजुबे, कैक्टस, कीचड़ो, ठीक है। इनके रूट्स बहुत ज़मीन में गहराई तक होते हैं, रीजन्स क्योंकि उनको पानी की तलाश होती है। एंड इनके जो लीव्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो और उनको ज़्यादा इजीली सर्वाइव कर सके वो, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। नंबर 4 इज अ टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रासलैंड, जो यूजुअली हिमालयन माउंटेन से पाए जाते हैं। ओ, केजुनेट, चिना ट्रीज, ये मतलब इनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, और ये 1000 to 2000 मीटर की हाइट पे आपको कनीफरस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, जहाँ पे पाइन, देवडर्स, सिल्वर फर, स्पोर्स, केडार के सीडार पता नहीं क्या बोलते हैं, ये भी मिलता है। इसके अलावा कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनके पल बहुत छोटे होते हैं, जो पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही काम में आते हैं। ओके, एंड इसके अलावा 5th जो टाइप का फॉरेस्ट होता है डेट इज कॉल्ड द टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो रिवर्स की एंडिंग, जहाँ पे रिवर समुद्र से मर्ज होती है, जिसको हम लोग डेल्टा रीजन कहते हैं, वहाँ पे इस टाइप के आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे। वेल, सुंदरी ट्री एंड शेर ट्री आर द मेन ट्रीज, जो इसके नाम पे से सुंदरबन भी रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, और आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ लिखनी है, सेम इज क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 2 क्या था, पहले वो देख लेते हैं।
यू कैन सी over here. What are the environmental importance of the forest? आई थिंक वही सब बातें हैं कि फॉरेस्ट क्या होगा. फॉरेस्ट हमारे लिए रेनफॉल लाता है, एटमॉस्फेयर को एडवर्स होने से बचाता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, सॉइल इरोजन रोकता है, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखता है, डेजर्ट का बढ़ना रोकता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है. वही सारी बातें थी. सो मैंने भी लिखा है, आप भी लिख देना. ठीक है. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. एलोबरेट द रेमेडीज फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन. फॉरेस्टों को अब हमको बचाना ही है, कुछ भी है, लेकिन अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट. ओके, स्ट्रेट अवे टेक्स्ट बुक में से कॉपी पेस्ट है, सो ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी. फॉरेस्ट आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक इट एज ए मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम. फॉरेस्ट को हम अपना नेचुरल रिसोर्स माने और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग फॉरेस्ट की रक्षा भी करें ज़रूरत पड़ने पर. ट्रीज फेलिंग शुड बी स्टॉप्ड. हैवी पनिशमेंट मस्ट बी इन्फ्लिक्टेड टू दोज हु कट द ट्रीज इलीगली. फ्रेंड्स, जो ट्रीज होते हैं उसको काटने पे मतलब बैन लगा देना चाहिए, और अगर कोई काटता है तो उस पर हैवी फाइन भी रखना चाहिए. और नंबर 3, to increase the public participation in Van Mahotsav, social forestry trees must be planted on either side of the wasteland, river, railway track, road and raise them. देखो फ्रेंड्स, हमको वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए. वन महोत्सव क्या बोलता है? वेल, वन महोत्सव ऐसा कहता है कि हमको पूरे समाज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. कोई पर्टिकुलर सिटी के लोग मिलके पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, और पेड़ भी ट्रीज भी ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे मतलब ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हो, जैसे कि नदियों के आसपास. ओके, वो कोई काम की ज़मीन होती नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे ट्रीज रोक सकते हैं, जिससे हम लोग आगे फ्यूचर में फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल इरोजन का मैटर भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इवन जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स के आसपास अगर बहुत सारे ट्रीज होंगे तो रेलवे से जो धुआं निकलता है वो भी कंट्रोल में आएगा. इवन पैसेंजर को भी नेचुरल सीन्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. एंड रोड्स की साइड में भी, रोड्स के इंडिया में तो साइड में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, बट और भी ग्रो करने चाहिए. ओके. पॉइंट नंबर 4, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड स्कूल सिलेबस. सेलिब्रेट द एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज. एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एनवायरनमेंट से रिलेटेड. एंड जो स्कूल का एजुकेशन है, जो कॉलेज लेवल पे है, वहाँ पर ये सब सिलेबस डाला जाए. ठीक है, इसलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं. एंड एक तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे सेलिब्रेट करने चाहिए. फॉरेस्ट डे होता है, अर्थ डे होता है एंड ऑल डेट. आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा एक टेबल दिया हुआ है. ठीक है, कौन से डेज होते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 5, टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर एंड इन केस ऑफ फायर इट मस्ट बी डोस्ड इमीडिएटली. हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जंगलों में आग ना लगे, और अगर लगे तो उसे तुरंत ही डोज कर लिया जाए, यानी उसको काबू में कर लिया जाए. नंबर 6, यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज लाइक द वुड यूज टू गेट एनर्जी. देखो, पहले हम लोग लकड़ियों का यूज़ करते थे, है ना, लकड़ियों का यूज़ करते थे एज ए फ्यूल, लेकिन अब हम लोगों को उसका अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए. हमको ऐसी क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन ना बढ़े. बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे हम लोग अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किए. ओके. एंड पॉइंट नंबर 7, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया विच ब्रिंग द पब्लिक अवेयरनेस. जैसे ये कोरोना की रिंगटोन लगाई है ना, वैसे ही अगर गवर्नमेंट कुछ करे या फिर कोई मूवी, कोई सीरियल्स के थ्रू भी गवर्नमेंट ये सब चीज़ें कर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो these are your question answers. And now the last part which is remaining for you is the select the correct option for the following questions and write the answers. Friends, every time I am skipping the 4 options for you, but this time I had written for you. Which place does India hold in the world in respect to the vegetation diversity? Vegetation diversity की बात करें तो इंडिया की प्लेस क्या है? वेल, फर्स्ट, 4th, 10th एंड 5th. वेल, आपका आंसर आएगा 10th पोजीशन. ओके, डेट मीन्स इंडिया से भी ऐसे 9 कंट्री और ज़्यादा हैं जहाँ पे बहुत ही वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो तीनों तीन स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो स्ट्रेट अवे मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और क्यों इनकरेक्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वेल, थ्रोनी वेजिटेशन इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। वाह क्या बात है, डेजर्ट रीजन ने हिमालयन रीजन डाल दिया। ओके, सो कांटे वाले पेड़ आपको कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट वाले रीजन में मिलेंगे, नॉट इन हिमालयन माउंटेन्स। फिर जॉइन द पेयर्स, वो ए बी सी भी नीचे लिखा हुआ था लेकिन मैंने क्या किया, सीधा मैचिंग के फॉर्म में ही लिख दिया है। तो टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मोहागोनी का ट्री मिलेगा, डेजर्ट फॉर वेजिटेशन में आपको अकेसिया मिलेगा, टाइडल फॉरेस्ट में आपको चेयर मिलेगा और कनीफरस फॉरेस्ट में आपको पाइन मिलेगा। ओके, सो दिस आर द ट्रीज जो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। नाउ नंबर 4, व्हाट इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द लिक्विड ऑफ चेट। सो चेट ट्री से हम लोग क्या बनाते हैं, वेल हम बनाते हैं टर्पेंटाइल। ओके, so students, this is your chapter number 17, natural vegetation. Very soon I am going to provide its PDF on the WhatsApp group also. So you just complete your CW, okay, whatever PDF if I provide. Otherwise you can take a screenshot from the videos also. So time to say goodbye to you. So keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening.